अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 ही चल रहा है। पिछले इस लेक्चर का जो पहला हिस्सा है वो आपने देख लिया होगा। उसमें हमने डिस्कस किया कि जब एक पार्टिकल किसी पोटेंशियल बैरियर के साथ आके टकराता है तो चूंकि पार्टिकल्स बिहेव करते हैं एज अ वेव्स, तो जब कोई पार्टिकल, फर्ज करने के लिए हमारे पास एक इंसिडेंट पार्टिकल है और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है मैं उसको बना रहा हूँ, तो जब ये पार्टिकल इस बैरियर के साथ टकराएगा तो ये वेव स्कैटर होगी और उसकी वजह से इस वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ हिस्सा जो है यहाँ से ट्रांसमिट भी होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमने पीछे डिस्कस की। ये हमारा रीजन 1 है। इस रीजन में ये हमारा इंसिडेंस वेव प्लेन वेव है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव है और ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, अब रीजन 1 और रीजन 2 के लिए जो वेव फंक्शन है वो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया है और यहां मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये जो साई 1 है ये रीजन 1 का वेव फंक्शन है। इस वेव फंक्शन में दो चीजें आप देख रहे हैं। ये वाला फैक्टर जो है ये इंसिडेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंसिडेंट प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला फैक्टर जिसमें माइनस आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव को। ठीक है, इसी तरह से जो रीजन 2 है, इस रीजन में वेव का वो वाला हिस्सा आएगा जो ट्रांसमिट हुआ है और उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो हमने ये कैलकुलेट किया था। ये हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब यहां पर कुछ कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं, ए, बी और सी। बी जो है ये रिफ्लेक्शन वाले फैक्टर के साथ आ रहा है और सी जो है बी जो है, हाँ बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन वाले हमारा जो फैक्टर है उसके साथ आ रहा है, उसका ये मल्टीपल है। और सी जो है ये ट्रांसमिशन वाला जो फैक्टर है उसके साथ आ रहा है, ये ट्रांसमिशन का मल्टीपल है। तो इसकी वैल्यूज भी हमने, इन कांस्टेंट की वैल्यूज भी हमने कैलकुलेट कर ली थी पिछले लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस होनी है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई पार्टिकल यहां पर आता है रीजन 1 से और आके इस बैरियर के साथ वो टकराता है इंसिडेंट पार्टिकल, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिफ्लेक्ट होगा और उसकी ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर हमारे पास दो केस होंगे, दोनों केसेस में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। तो जो पहला केस हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पहले केस में, केस नंबर 1, इस केस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर हमारे पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से, जो कि हम वी नॉट के बराबर हमने सेट की है, अगर हमारे पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से ज्यादा हो। अब अगर इस सिचुएशन को आप देखें क्लासिकली, तो क्लासिकली हमारे पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर की हाइट से ज्यादा है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट से। तो हमारे पार्टिकल को क्या करना चाहिए, इसको बैरियर को क्रॉस करके रीजन 2 में जाना चाहिए और वो जाएगा, क्लासिकली वो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि बैरियर की वजह से उसके मोमेंटम में या उसकी स्पीड में कोई कमी आ जाए, वो स्लो हो जाए, लेकिन ये 100% श्योर है कि हमारा पार्टिकल दूसरे रीजन में जाएगा, वो ट्रांसमिट करेगा क्योंकि वो बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अभी क्लासिकली तो ऐसा है, इसका मतलब है कि क्लासिकली ऐसा कोई चांस नहीं है कि हमारा पार्टिकल इस बैरियर से रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन हमने देखा क्वांटम मैकेनिकली कि पार्टिकल्स के साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। अच्छा, अब चाहे एनर्जी ज्यादा भी है, जब वेव बैरियर के साथ टकराती है, इंसिडेंट उसका इंसिडेंस होता है या उसका इंसिडेंट केस यहां पर होता है इस बैरियर के साथ, तो वेव का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर रिफ्लेक्ट होगा। और अब देख रहे हैं कि हमने जब वेव फंक्शन कैलकुलेट किया तो इस वेव फंक्शन में ये जो बी है ये किसके साथ आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन वाले फैक्टर के साथ आ रहा है। तो आप देखें बी की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर बी नॉन जीरो है इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन हो रही है, चाहे एनर्जी ज्यादा भी है फिर भी कुछ ना कुछ वेव का जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको रिफ्लेक्शन मिल रही है और ट्रांसमिशन भी आपको मिल रही है क्योंकि सी भी जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम अब डिस्कस करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटीज को। हम ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, हम रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास होगी जो भी हमारा रिफ्लेक्टेड फ्लक्स है वो और डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स।
तो यहां पर पहले हमें फ्लक्स डेंसिटी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये कॉफिशिएंट्स निकालने के लिए रिफ्लेक्टेड फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी बताना होगा। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है इसको हम लिख सकते हैं जी, फ्लक्स डेंसिटी इसको हम लिख सकते हैं जी साई स्टार साई इंटू डी एक्स। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वेव फंक्शन का, और यहाँ दरमियान में हमारे पास आएगा जी एक ऑपरेटर आप देख रहे हैं जी v, ये वेलोसिटी ऑपरेटर है। हमने पढ़ा कि p इज इक्वल टू mv, और यहां से अगर मैं v निकालना चाहूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा p ओवर m। जबकि p जो है ऑपरेटर आपको पता है मोमेंटम ऑपरेटर, ये एक अगर हम सिर्फ x एक्सिस की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ x एक्सिस को ही वन डायमेंशनल, ये हमारा वन डायमेंशनल हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही एक्सिस x एक्सिस को कंसिडर किया है। तो मोमेंटम जो है ये हमारे पास क्या होता है जी माइनस आयोटा एच कट और पार्शियल बाय पार्शियल x। ठीक है, अगर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको एच कट ओवर आयोटा भी लिख सकता हूं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अगर ये p की वैल्यू वापस यहां पे पुट करें तो v जो मेरे पास आएगा ये आएगा एच कट बाय आयोटा m और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। यहां पर छोटे छोटे बच्चों वाले स्टेप जो है वो आप ना पूछिएगा कि ये कैसे आ गया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके मैंने v की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं तो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी। अब हम निकालते हैं जी रिफ्लेक्शन का कोएफिशिएंट। अब देखें ऊपर है रिफ्लेक्टेड फ्लक्स, रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है, यहां बाउंड्री से हो रही है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो जीरो से इस तरफ को है। अब यहां से रिफ्लेक्ट हुए और इधर को जा रहे हैं तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी, तो हमारे इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो से आप रिफ्लेक्ट हुए हैं यानी कि यहां बैरियर से आप रिफ्लेक्ट हुए हैं, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी। और क्या लिखेंगे हम लिखेंगे जी साई स्टार v इंटू साई और dx। आपकी आसानी के लिए समझने के लिए मैं इस वेव फंक्शन के साथ r लिख रहा हूं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिफ्लेक्शन को। ठीक है, अब जरा इसको डिवाइड कर दें जी, इसको डिवाइड कर दें। इंसिडेंट फ्लक्स, फ्लक्स का यही फार्मूला है, लिख दें जी नीचे साई स्टार साई dx, और यहां पर जाहिर बात है v आएगा। अब देखें ये जो नीचे हमारे पास वेव फंक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके साथ मैं एक आई लगा देता हूं यहां पर भी और यहां पर भी, ताकि हमें इनको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। अब देखें हमारा जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है और किधर को जा रहा है, वो जीरो की तरफ जा रहा है। तो यहां पर जो लिमिट्स मैं लूंगा वो मैं लूंगा जी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, ताकि यहां पर मैं लूंगा जीरो से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जरा कुछ वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं जी। साई आर रिफ्लेक्टेड, अब देखें ये आपका वेव फंक्शन है रीजन 1 का। इस वेव फंक्शन के दो हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंस को, और ये रिफ्लेक्शन को। इसका मतलब है कि अगर मैं इंसिडेंस वेव फंक्शन लेना चाहूंगा साई आई, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए ई आयोटा k1x। और अगर मैं इसका कंप्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा, ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए ई माइनस आयोटा k1x। आपको पता है कंप्लेक्स कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से। अब अगर मैं साई आर लेना चाहूं, साई आर, तो रिफ्लेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, बी ई माइनस आयोटा k1x। और अगर मैं इसका कंप्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा बी ई आयोटा k1x। जरा केयरफुली हमने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज 1 2 3 4 वैल्यूज यहां पर 1 2 3 4 वैल्यूज पुट कर देंगे और साथ में v की जो वैल्यू निकाली है वो भी पुट कर देंगे, और उसके बाद फिर हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलें जी वैल्यू पुट कर देते हैं जी। हमारे पास r इज इक्वल टू लिमिट्स, जरा ध्यान से, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, जीरो से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, और यहां हमारे पास क्या आ रहा है जी, साई आर, इसका कंप्लेक्स कॉन्जुगेट। ये देखें साई आर कंप्लेक्स कॉन्जुगेट मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास बराबर है जी बी इंटू ई आयोटा k1x, यही है b इंटू ई आयोटा k1x। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है v, और v मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है जी h कट ओवर आयोटा m पार्शियल बाय पार्शियल x। और उसके बाद मैंने निकाला है जी साई आर, साई आर मेरे पास ये है b इंटू ई की माइनस आयोटा k1x
और dx। लो जनाब, ये जो ऊपर पूरी वैल्यू है ये रिफ्लेक्टेड फ्लक्स है, यानी कि रिफ्लेक्टेड फ्लक्स को हमने यहां पर लिख दिया। अब इसके नीचे लिखना है इंसिडेंट फ्लक्स, और वो नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है जी। लिमिट्स मेरे क्या है, -∞ टू 0, ये मेरे लिमिट्स हैं। साई स्टार आई, ये साई स्टार आई मेरा खड़ा है जी ए ई की माइनस अयोटा k1x एच कट ओवर अयोटा m पार्शियल बाय पार्शियल x और ए ई अयोटा k1x। देखे ना, मेरे पास आगे था साई आई, और साई आई मेरे पास क्या है, ए अयोटा k1x। अब बस काम हमारा ये स्टार है जी, यहां पर भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ए और बी का भी, यहां पर मैं भूल गया हूं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, ए का भी लेना है और बी का भी लेना है। अब देखें ये बी स्टार बी, ये मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट्स हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से नीचे मेरे पास ए और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ये मेरे पास ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से ये देखें, ये भी कांस्टेंट है एच कट ओवर अयोटा एम, ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा जी, ऊपर मेरे पास बचेगा ई अयोटा k1x और पार्शियल बाय पार्शियल x ई माइनस अयोटा k1x और साथ में dx, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, a स्टार तो बाहर आ चुका है, यहां बचेगा e माइनस अयोटा k1x पार्शियल बाय पार्शियल x और e अयोटा k1x। अब देखें मैंने इसका क्या लेना है जी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ई अयोटा k1x तो वैसे ही आ गया। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास आएगा ई माइनस अयोटा इंटू k1x, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस अयोटा और k1 आ जाएगा, साथ में dx। नीचे मेरे पास क्या आ गया जी, ई माइनस अयोटा k1x, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें ई अयोटा k1x, और फंक्शन का लूंगा तो अयोटा k1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मेरे पास यहाँ भी मैंने dx नहीं लगाया, नीचे यहाँ भी मैं dx लगाना भूल गया हूँ, ठीक है जी, आप लगा लीजिएगा। अब अयोटा k1 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस मेरे पास बच जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब देखें ये दोनों वैल्यूज को अगर आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है जी, यानी कि साथ में हमारे पास dx बच जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू प्लस माइनस होकर 0 हो जाएगी और एक्सपोनेंशियल में 0 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास यहां ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और dx बचेगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है जी, और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं, ठीक है जी, b की और a की। b की वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है जी, मैं वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, तो k1 माइनस k2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर नीचे वैसे ही आ रहा है, और b के अंदर भी एक a आ रहा है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट मेरे पास आ गया माइनस k1 माइनस k2 का स्क्वायर ओवर k1 प्लस k2 का स्क्वायर। इसमें समटाइम माइनस नहीं भी लगाते, क्योंकि माइनस जो है वो रिप्रेजेंट इस बात को कर रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रही है, इसलिए समटाइम आपको माइनस नजर नहीं भी आता, लेकिन माइनस अगर है तो इसका मतलब यही है कि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो बच्चों ये हमने रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकाल लिया, ठीक है। अब इसी प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है थ्रू आउट, और हमने निकालना है जी ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। अब हमारा फार्मूला यही रहेगा, रिफ्लेक्टेड फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स सारा कुछ यही रहेगा, ठीक है। बस हम ये करेंगे कि यहां पर ये जो फंक्शन है हमारे आई और आर, ठीक है, अब आई वाला फंक्शन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब रिफ्लेक्शन की बजाय हमें क्या लेनी है, ट्रांसमिशन लेनी है। तो जरा उसको भी सॉल्व करते हैं। यहां तक आप पहले इसको देख लें, अगर कोई चीज आपने देखनी है तो इसको अरेज करके अब हम ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। जी बच्चों, तो अभी हम निकालेंगे ट्रांसमिटेड जो हमारा वेव फंक्शन है, या जो हमारा जो ट्रांसमिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी या ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन की हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट किसके बराबर होगा, ट्रांसमिटेड फ्लक्स ओवर इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है जी। तो ये देखें जी,
ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये ट्रांसमिटेड फ्लक्स है और नीचे मेरी क्या है, इंसिडेंट फ्लक्स है। अब देखें ट्रांसमिशन 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ हो रही है, तो अब ये 0 से माइनस की बजाय ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो हमारा वैसे ही रहेगा। जो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है, ये psi2 हमारा ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है, बस मैंने उसकी जगह ये ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन पुट करना है। अब यहां पर इसके अंदर आप सारी वैल्यूज को पुट कर दें अगेन, तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है ये देखें जी, 0 से इन्फिनिटी। अब यहां पर साई कंप्लेक्स कॉन्जुगेट टी, ये देखें कंप्लेक्स कॉन्जुगेट टी हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है जी सी का कंप्लेक्स कॉन्जुगेट और साथ में ई माइनस अयोटा के टू एक्स, और उसी तरह से एच कट ओवर अयोटा एम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और आगे आ जाएगा सी ई अयोटा के टू एक्स और साथ में डी एक्स। इसको हमने डिवाइड कर देना है जी सेम इसी वैल्यू के साथ माइनस इन्फिनिटी टू 0। और ये देखें इंसिडेंट फ्लक्स, तो हमारा इंसिडेंट फ्लक्स ये है, इंसिडेंट वेव फंक्शन ये है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी ए स्टार ई माइनस अयोटा के 1 एक्स एच कट ओवर अयोटा एम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और आगे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू अयोटा के 1 एक्स और डी एक्स। बच्चों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगी जो कि हमारे पिछले उसमें हुई है सिंप्लीफिकेशन, वही सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर दोबारा होगी। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास सी कंप्लेक्स कॉन्जुगेट सी मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी हमारे पास क्या बच जाएगा ई माइनस अयोटा के टू एक्स। ठीक है जी, और इसका हमें लेना होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई अयोटा के टू एक्स, और इस फंक्शन का लेंगे तो वो आ जाएगा अयोटा इंटू के टू। ठीक है जी, और साथ में डी एक्स। नीचे हमारे पास क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई माइनस अयोटा के 1 एक्स, और इसका डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा ई अयोटा के 1 एक्स, और फंक्शन का लेंगे तो वो अयोटा के 1 आ जाएगा और साथ में dx। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, ये वैल्यू मिलके हमें 1 देगी और ये वैल्यू भी हमें 1 देगी, अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा सी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, यहां से k2 ओवर k1, और ये दोनों वैल्यूज हमें मिलके 1 आंसर देंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां पे 1 आ जाएगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा सी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर k2 बाय k1। अब बच्चों यहां पर आपने क्या करना है, सी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है, सी है इसका स्क्वेयर करके पुट करें तो ये बन जाएगा 4k1 का स्क्वेयर, नीचे k1 प्लस k2 का स्क्वेयर और a का स्क्वेयर, ये तो सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, नीचे ए स्क्वेयर भी है, ये ए स्क्वेयर आ गया, मल्टीप्लाई बाय k2 बाय k1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो यहां पर देखें बच्चों, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक k1 से k1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट निकाल लिया, इसकी मदद से हम ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और पीछे हमने रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकाला, उससे हम रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8, इसको 2 हिस्सों में हमने कंप्लीट किया, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 7 को कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।